हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई को बढ़िया चल रही होगी। हम लोग स्टेनोग्राफर 2025 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो अभी अगस्त में हुआ था, जिसमें से हम लोगों ने कॉमन एरर के क्वेश्चन कर डाले हैं। 72 क्वेश्चन थे कॉमन एरर के, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 करके कर लिया। पार्ट 1 में 36 थे, पार्ट 2 में 36 थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 87 क्वेश्चंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो 87 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। पहले 30 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन, उसके बाद फिर 27 क्वेश्चन करेंगे। 87 क्वेश्चन 3 पार्ट में करने जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में आपको पहले से बता दें, जो मैंने भी पेपर सॉल्व किया उसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक में जो क्वेश्चन है वो फिक्स प्रीपोजिशन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब ये कि जो 87 में से आई थिंक कि 45 से 50 क्वेश्चन के आसपास फिक्स प्रीपोजिशन के हैं, और कुछ क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस के आसपास होमोफोन्स के क्वेश्चन है। जो होमोनीम होमोफोन आप पढ़ते हैं उसी के क्वेश्चन, जिसे साइट 3 साइट होते हैं, तीनों साइट में से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरह से रेन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ उसके करेक्ट आर्टिकल के आ एंड द के यूज के क्वेश्चन है, और थोड़े बहुत ग्रामर के क्वेश्चन है। इतने सेगमेंट्स में बटा हुआ है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, ठीक है। मिक्सचर है जिसमें फिक्स प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा है। तो अभी सॉल्व करके देखेंगे हम लोग कि कैसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ में बता ही दिया है। और हाँ, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फिक्स प्रीपोजिशन की, वो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। ये करीब करीब फिक्स है। और मैंने फिक्स प्रीपोजिशन की एक सीट, एक कह सकते हो पीडीएफ, मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के लिंक में डाल दिया है। आप देखिएगा, आप डिस्क्रिप्शन खोलिएगा तो उसमें लिखा होगा लिंक ऑफ प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन, जिसको मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम से आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक आपको दे दिया है। और इस वीडियो का जो मैं अभी करा रहा हूँ, डिस्कशन करा रहा हूँ, इसका भी पीडीएफ, जो क्वेश्चंस के पीडीएफ है, इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है और आपके वीडियो के साथ भी लिंक कर दिया है, ठीक है। तो ये बात हमें आपको करनी थी वीडियो के डिस्कशन के पहले। और हाँ, ये जो पहला पार्ट है, इसी के पहले हम इस तरह से आमने सामने होकर आपसे बात करेंगे। सेकेंड और थर्ड वाले में सीधे सीधे डिस्कशन रहेगा। फिर जब नया सेगमेंट उठाएंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, तो फिर आपके सामने बैठ करके आमने सामने बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। स्टेनोग्राफर 2025 में फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट 130, मतलब फर्स्ट 1 टू लेकर के 30 क्वेश्चंस में देखते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको कैसे सॉल्व किया जाना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज डैश और लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। तुम्हारे लिए 1 घंटा बचा हुआ है तैयार होने के लिए। देयर इज डैश और लेफ्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि ये जो वर्ड लिखा है और, इसको हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और। और क्या हो गया, वावेल साउंड आ रहा है। बस यही फाइंड करना था कि ये वावेल साउंड है। अगर वावेल साउंड होगा तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, आ नहीं यूज करेंगे। पता चल गया। तो आ नहीं होगा, द नहीं होगा और मेनी नहीं होगा। क्या लगेगा, एन आवर। देयर इज एन आवर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। 1 घंटा बचा तुम्हें तैयार होने के लिए। पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? सेकंड क्वेश्चन है कि लिसन केयरफुली डैश व्हाट आई से। लिसन, फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर आ गया। एरर के सेकंड वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जिसमें एक वर्ड है लिसन। उसमें भी आया था लिसन के बाद ही एरर थी। तो मैंने कहा था कि लिसन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन कौन सा आता है, टू आता है, फिक्स है। लिसन के बाद टू ही लगेगा। और यहाँ भी लिसन केयरफुली के बाद कौन सा, व्हाट आई से। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसको कायदे से सुनो, ध्यान से सुनो। तो क्या लगना चाहिए, टू लगना चाहिए। टू कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ, और देखने की जरूरत ही नहीं है। फिक्स प्रीपोजिशन में आपको पता है कि इसके बाद यही प्रीपोजिशन लगना है। इसमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट योर आंसर। आंसर पहले से ही पता होता है। आंसर पहले से डिटरमिन्ड होता है कि इस वर्ड के बाद यही प्रीपोजिशन लगना है। जैसे लिसन के बाद टू लगना है तो टू ही लगेगा, और ऑप्शन मतलब नहीं। खाली आपको ये देखना कि किस ऑप्शन में टू लगा हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बॉय वॉज इनडिफरेंट डैश हिज एटीट्यूड।
द बॉय वॉज इंडिफरेंट डैश हिज एटीट्यूड। तो इंडिफरेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, इंडिफरेंट मतलब उदासीन किसी को लेकर, इंडिफरेंट के बाद फिक्स है टू लगता है, पक्का है, कुछ नहीं सोचना है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि फिक्स प्रीपोजिशन का मैं एक पीडीएफ लगा दिया हूँ इसी वीडियो में। जब आप खोलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें मिलेगा लिंक ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको अपने पास रखिए, उसको याद कर डालिए। और उसमें से अभी आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तीनों पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो मिला करके देखिएगा कि उसमें से कितने क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन के आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आए हैं और आप पता कर खुद, तो उसके बाद आप पढ़ ही लेंगे, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी होगा टू। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वाला है, देखो क्वेश्चन क्या है कि जॉबिन हैज़ बीन वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग लगा दिया तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ऑल डे, दिन भर काम करता रहा, दिन भर काम करता रहा। ही डैश टायर्ड, तो वो थक गया होगा, जाहिर सी बात है, दिन भर काम करता रहेगा कोई तो थक जाएगा। तो पहले इन्होंने दिया कारण, रीजन दिया है कि वो दिन भर काम करता रहा है, तो वो कितना थका हो सकता है ये गेस लगाना है आपको। ही कैन बी टायर्ड या ही विल बी टायर्ड, विल बी टायर्ड फ्यूचर में जा रहा है, नहीं होगा ये। ही शैल बी टायर्ड, ये भी फ्यूचर में जा रहा है, ही के साथ शैल लगाना नहीं है। ही कैन बी टायर्ड या ही मस्ट बी टायर्ड, कैन पॉसिबिलिटी नेचुरल पॉसिबिलिटी को शो करता है और ऐसी पॉसिबिलिटी को नहीं शो करता। कैन भी तब यूज कर सकते हैं जैसे हम कहते हैं कि एक छोटा बच्चा है सांप के साथ खेल सकता है, स्नैक के साथ खेल सकता है, तो छोटे बच्चे का नेचर होता है, छोटे बच्चे की हैबिट मतलब एक तरह से उसका स्वभाव ही होता है, वो सांप से डरता नहीं, सांप के साथ खेल लेगा, उसकी एबिलिटी नहीं शो हो रही है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, बच्चा है तो पॉसिबल है कि सांप के साथ खेल लेगा, तो कैन तब ऐसी सिचुएशन में लगता है। हम दिन भर काम किए हैं, थक गए हैं, ऐसे में हम मे भी लगा सकते हैं, कैन भी नहीं लगाते हैं। और मे भी नहीं है तो पक्का थक गए होंगे तो मस्ट भी लगा लीजिए। मस्ट भी यूज किया जाता है सर्टेन पॉसिबिलिटी के लिए, सर्टेन पॉसिबिलिटी जिसके पहले हम कोई रीजन देते हैं। जैसे कोई आदमी हीरे की अंगूठी पहनता है, मर्सिडीज में चलता है, 5 स्टार होटल में खाना खाता है, तो इसका मतलब हुआ कि पक्का वो अमीर आदमी होगा, तो ही मस्ट बी रिच मैन। तो उसी तरह से ये वो दिन भर काम करता रहा, थक गया होगा, जरूर थका होगा, तो ही मस्ट बी टायर्ड। ऑप्शन कौन सा होना है इसमें, डी वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहे हैं, पहले ये देखिए आप। इन्होंने कहा कि द इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करने जाता है, क्या करने, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द बिल्डिंग की। अच्छा, एक तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इंजीनियर है, दूसरा यह है कि प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग, मतलब कोई बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में कहाँ तक बना, कितना बाकी है, क्या क्या चल रहा है, इसको देखने के लिए इंजीनियर जा रहा है। तो कैसे साइट पर जाने का, देखो आपके पास 3-4 साइट लिखे हुए, मैं उनको फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मुझे मीनिंग बतानी है इसलिए लिख दे रहा हूँ। एक ये साइट होती है, एक SIGST होती है, ठीक है, और एक साइट लिखा है CITE। मैं पहले आपको इन तीनों की मीनिंग बता दूँ, फिर आप डिसाइड करिएगा कि किसकी जगह पर क्या लगाना चाहिए था। चलिए, SITE जो होता है, साइट ये होता है वर्क प्लेस, वही जैसे कहीं पर काम वगैरह चल रहा तो ठेकेदारों और इंजीनियरों का जहाँ पर काम चल रहा था उसको साइट कहते हैं, SITE। SIGST क्या होता है, सीन होता है, कोई दृश्य होता है, वो आंखों के सामने जो दृश्य सीन दिखाई देता है उसको साइट कहते हैं, SIGST आई साइट होता है। और CITE होता है टू कोट का मतलब जैसे हम कहते हैं भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा था, गीता में भगवान कृष्ण ने वो कहा था, रामायण में तुलसीदास जी ने ये लिखा है, तो जो कोट करते हैं, कोटेशन देते हैं, उसको कहते हैं CITE, ये वाला साइट होता है। अब यहाँ इंजीनियर्स के लिए लगा हुआ है और बिल्डिंग के रेफरेंस में लिखा है, इंजीनियर जा रहा है साइट पर बिल्डिंग की प्रोग्रेस देखने के लिए, तो कौन सा साइट होना चाहिए, फिर ये वाला साइट होना चाहिए, क्योंकि वर्क प्लेस जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे जा रहा है वो, तो कौन सा होगा, फिर SITE वाला, ये वाला हो जाएगा। और ये कुछ होता नहीं है, काटिए इसको, क्लियर होगा। नहीं, एक चीज़ होती है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, हाँ, सेट का एक मतलब होता है सेटिस्फाई होना, इसकी भी मीनिंग है, क्या होता है, सेटिस्फाई, ठीक है, संतुष्ट होना, ये भी है वर्ड, ऐसा नहीं बेकार का वर्ड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा कि द वायलिनिस्ट प्लेड अ ब्यूटीफुल डांस ड्यूरिंग
द कंसर्ट। कंसर्ट कोई प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम में वायलिनिस्ट ने जो वायलिन बजा रहा था उसने बजाई एक बहुत बहुत बढ़िया क्या बजाई, धुन बजाई होगी। तो यहाँ पे इन्होंने पीस वर्ड यूज किया है, एक बहुत बढ़िया क्या, एक बहुत बढ़िया कौन सा पीस होगा, ये वाला पीस होगा, PIECE होगा या PEAS होगा या PEACE होगा या PACE होगा। पहले तो इनकी आप मीनिंग जान लीजिए, मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। ये जो पीज लिखा हुआ है ये वाला, ये किसका पीज है, ये पी होता है, पी मटर के दाने होते हैं, पी को प्लूरल बना दिया, पीज बना दिया, तो ये मटर के दाने हैं। और ये पेस जो होता है ये स्पीड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्या होता है ये स्पीड के लिए, पेस ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर ऐसे होता है। ये वाला जो पीस है ये किसके लिए लगता है, शांति के लिए, कहीं पर जब माहौल बहुत शांत पूर्वक होता है तो शांति के लिए PESEU। और ये वाला जो पीस है वो किसके लिए लगता है, पीस टुकड़े के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा हम पीस नग के लिए यूज करते हैं, जैसे रोटी है तो 2 रोटी है तो 2 पीसेज ऑफ ब्रेड हो जाता है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है उसके लिए। गाना है कोई बहुत बढ़िया गाना है, बढ़िया धुन है, तो क्या होगा, ब्यूटीफुल पीस ऑफ ट्यून या ब्यूटीफुल पीस ऑफ सॉन्ग, ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोएम, ऐसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा यूज किया जाना चाहिए था, ये वाला पीस यूज किया जाता है, एक पीस का ब्यूटीफुल ट्यून का, या धुन कह सकते हो, या सॉन्ग कह सकते हो। वायलिनिस्ट प्लेड अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ सॉन्ग, तो सॉन्ग नहीं लिखा, वायलिनिस्ट चूंकि लिख चुके थे, वायलिनिस्ट क्या बजाएगा, धुन बजाएगा, तो सॉन्ग नहीं लिखने की जरूरत है, पीस लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन वाला, पहला वाला होगा। हमने चारों की मीनिंग आपको बता दी। ये भी क्वेश्चन किससे था, ये होमोफोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, चारों 3 वर्ड उसमें पीस से रिलेटेड है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर, लिखा है कि सी वाज एब्जॉर्ब डैश रीडिंग। तो ऑप्शन देखे बिना मैं आपके बता दूं कि एब्जॉर्ब के बाद ये वर्ड है ना एब्जॉर्ब के बाद फिक्स प्रीपोजिशन होता है इन, एब्जॉर्ब इन समथिंग, ठीक है ना। आदमी किसी काम में एब्जॉर्ब होता है, किसी काम में इन्वॉल्व होता है, तो एब्जॉर्ब इन समथिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो लिखा हुआ है कि द मैनेजर वाज सेटिस्फाइड डैश द वर्क। सेटिस्फाई के बाद फिक्स होता है, ये जो सेटिस्फाई वर्ड है, सेटिस्फाइड के साथ एकदम फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगना है, विद, सेटिस्फाइड विद। पैसिव वॉइस में सेटिस्फाई के बाद विद ही लगना ही है और कोई प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है। बस आप ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, बी वाले में विद दिया हुआ है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब ये सब जो मैं आपको करा रहा हूँ वो ये उसी वाली लिस्ट से करा रहा हूँ, जो लिस्ट मैंने आप लोगों को इसी PDF के साथ, इसी वीडियो के साथ लिंक कर रखी है PDF, उसी PDF से ये सब करा रहा हूँ कुछ भी उससे बाहर नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हरी इज डैश दैन सोहन इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैन लिखा है, दैन लिखने का मतलब क्या होता है, यहाँ आपको कॉपरेटिव डिग्री चाहिए। एक बात तय हो गई कि यहाँ आपको कॉपरेटिव डिग्री चाहिए। कॉपरेटिव डिग्री, अब देखते हैं नीचे कहाँ कॉपरेटिव डिग्री दी हुई है, ये तो देख ले पहले, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट सुपरलेटिव होती है, ये नहीं हो पाएगा, पहला ऑप्शन गया। दूसरा टैलेंट टेस्ट तो होता ही नहीं, अगर होता भी तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है इसकी, पर होता ही नहीं है ये। अब यहाँ टैलेंटर दिया है, टैलेंट की जो कोऑपरेटिव बनाएंगे मोर मोस्ट लगा के बनाए, टैलेंट, इसको देखेंगे तो कितना सिलबिल्स आ रहा है, टैलेंट, एक आया टे, एक आया टे, एक होगा ले लेन, टैलेंट, और एक आया टर, टैलेंटर, 3 साउंड आ रहे हैं ना, 3 कंप्लीट साउंड, इनको 3 सिलबिल कहा जाता है। दो से ज्यादा अगर साउंड आ गया टैलेंटर तो ये मोर मोस्ट लगा के बनेगा, तो ये टैलेंटर ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, मोर टैलेंटेड। और दूसरी बात, एक बात और समझ लो, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो, याद रखिएगा, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो तो इनकी कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर या मोस्ट लगानी पड़ती है, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, मोर या मोस्ट लगाना पड़ेगा। इसमें ईडी नहीं, इसमें या नहीं, टैलेंटेड, तो जो एडजेक्टिव है वो है टैलेंटेड। टैलेंटेड का टैलेंटेडर नहीं हो सकता ना, टैलेंटेड होता है ना एडजेक्टिव, तो मोर लगाना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव इसमें क्या होगा, मोर टैलेंटेड होगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह क्या रहा है कि द सोल्जर वाज सस्पेक्टेड डैश बीइंग अ स्पाई एंड वाज पुट बिहाइंड बार्स। सैनिक के ऊपर यह डाउट किया गया, ये सस्पेक्ट किया गया कि वो शायद कोई स्पाई है। स्पाई का मतलब क्या होगा, कोई जासूस है, डिटेक्टिव है।
एंड पुट बिहाइंड द बार्स, मतलब क्या उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मतलब ये शक हुआ था कि सैनिक जो है वो किसी के लिए जासूसी कर रहा है, वो एक सस्पेक्ट है। तो सस्पेक्ट के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, सस्पेक्ट ऑफ, ठीक है ना, जैसे अक्यूज के बाद ऑफ, अक्यूज होता है ना आरोप लगाना, अक्यूज ऑफ, सस्पेक्ट ऑफ, तो हमेशा सस्पेक्ट के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, सस्पेक्ट के बाद ऑफ लगेगा। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट है डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून। फिर आ गया कौन सा, होमोफोन्स आ गया। देखो आपके सामने 4 रेन लिखे हुए, एक REIGN है, RAIN है, RAIGN है और REIN है। तो REIGN ये कुछ होता नहीं है, ठीक है। और ये जो रेन है REIN, ये होती है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा लगाम। लगाम सुना है कि नहीं, लगान नहीं, लगाम। लगाम क्या होता है आपको पता है, ये घोड़े के मुंह में, कभी देखा होगा घोड़ा, घोड़े के मुंह में लोहे की एक चेन लगी होती है, दोनों बगल से 2 रस्सियां लगी होती हैं, जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, उसको कहते हैं रेन, REIN, लगाम, घोड़े की लगाम होती है। RAIN, ये जो RAIN रेन होता है, ये क्या होता है, ये बारिश होती है, ठीक है ना, क्या होती है, बारिश होती है। तो और पहला वाला REIGN, ये टेन्योर होता है, किसी का शासन काल होता है। जैसे अकबर का शासनकाल कितना था, अशोक का शासनकाल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल, ऐसे ही राजाओं का जो शासनकाल होता है, पीरियड होता है, उसको रेन कहते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक, ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून, आज शाम को क्या होने वाली है। तो आज बारिश की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो कौन सा लगेगा, सी वाला, RAIN वाला होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, द बेगर वाज ब्लाइंड डैश 1 आई। ब्लाइंड के साथ कई प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। चलिए लेट मी टेल यू, पहले मैं आपको बता दूं ब्लाइंड के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं, कैसे लगते हैं, उसके बाद आप इसमें से ढूंढिएगा, जो ऑप्शन मिलेंगे उसी में से कर लिया जाएगा। ब्लाइंड के बाद देखिए एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ब्लाइंड ऑफ, एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ब्लाइंड ब्लाइंड इन, और एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ब्लाइंड विद, और एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ब्लाइंड टू। क्या यूज किया जाता है, ब्लाइंड टू। इतने हैं। अब कब कौन सा यूज किया जाएगा ये देख लो, ब्लाइंड ऑफ 1 आई, अगर किसी आदमी की एक आंख खराब है तो उसको क्या कहोगे, ब्लाइंड ऑफ 1 आई, ठीक है। ब्लाइंड इन का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट आई या राइट आई, अगर किसी की लेफ्ट या राइट आई खराब होती है, मतलब एक तरफ की, यहाँ भी एक ही आंख खराब है लेकिन लेफ्ट या राइट आई लिखा होता है तो उसमें क्या लगा देते हैं, इन। ब्लाइंड विद, दोनों आंखें खराब हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ आई यूज कर देते हैं। और ब्लाइंड टू वंस आई का मतलब क्या होता है, टू इग्नोर। इसमें आंखें नहीं खराब होती हैं, आप किसी की गलतियों को देखकर अनदेखा कर रहे हैं, उसके लिए यूज किया जाता है ब्लाइंड टू। तो यहां पर ना तो हमको ऑफ मिल रहा, ना विद मिल रहा, ना टू मिल रहा है। मिल क्यों रहा है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमको, इसमें से क्या, इन मिल रहा। हालांकि इन तब यूज किया जाता है जब हम लेफ्ट या राइट आई की बात करते हैं। एक आंख किसी की खराब होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लाइंड ऑफ 1 आई, ठीक है ना। लेकिन अभी लेफ्ट और राइट में भी एक ही आंख खराब होती है। बस ये है कि इनमें मेंशन रहना चाहिए कि लेफ्ट वाली या राइट वाली। फिलहाल जब हमको ऑफ नहीं मिल रहा है तो चूंकि इन लगता है ब्लाइंड के साथ में, बाकी जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से कोई है नहीं, तो फिर इन लगाएंगे। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करें कि द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ डैश द नेशन। ले डाउन, जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, ले डाउन का मतलब होता है लाइफ को सेक्रीफाइस करना, ठीक है ना, बलिदान देना, ठीक है ना, सेक्रीफाइस कहते हैं इसी के लिए। जब हम किसी के लिए जीवन का त्याग करते हैं, किसी के लिए जीवन का बलिदान देते हैं, जैसे हम कहें सरदार भगत सिंह का एग्जांपल लेते हैं कि सरदार भगत सिंह लेड हिज लाइफ डैश द नेशन डैश द कंट्री डैश द फ्रीडम ऑफ पीपल, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर यूज करते हैं। सरदार भगत सिंह लेड हिज लाइफ फॉर फ्रीडम फॉर द कंट्री फॉर द पीपल, तो क्या लगना चाहिए था, फॉर लगना चाहिए था, ठीक है। चले आगे, पर्पज बताता, पर्पज बताने के लिए फॉर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वी स्पेंट एन डैश डे एट स्कूल यस्टरडे।
कल हमने एक यादगार दिन बिताया, डे। अब डे है, डे क्या है, नाउन है। इसके पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव में क्या होगा, एंजॉयबल। एंजॉयबल का मतलब जिसको एंजॉय कर सकें। एंजॉइंग का मतलब होता है जो पर्सन या थिंग, जो पर्सन एंजॉय कर रहा हो। एंजॉयड का मतलब जिसका एंजॉय किया गया हो। एंजॉयमेंट क्या है, ये नाउन है, ये तो लग ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। बचा एडजेक्टिव, ये है, एडजेक्टिव ये है, और एडजेक्टिव ये है। एडजेक्टिव लगना चाहिए था, 3 एडजेक्टिव हमको मिल गए। अब हमें क्या करना चाहिए, देखो एक एक कर काटो। एंजॉयड कब यूज किया जाता है, वी यस्टरडे वी स्पेंट एन एंजॉयड डे। कल हमने एक एंजॉयड डे, एंजॉयड का मतलब जिसका एंजॉय, जिसको यूज कर लिया गया है, ठीक है ना। एंजॉयड का मतलब क्या होगा, पर्पज इज एंडेड, एक तरह से कह सकते हैं यूज्ड, तो यूज्ड लगा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एंजॉइंग डे, एंजॉइंग का मतलब जो चल रहा हो, जिसको एंजॉय कर रहे हो उसको कह रहे हो, तो कल की बात है ना। एंजॉइंग डे, एंजॉइंग नहीं हो सकता है, पर्सन एंजॉइंग हो सकते हैं, एंजॉइंग पर्सन्स होते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एंजॉयबल होता है। आपने दिन को एंजॉय किया, उस दिन को एंजॉय किया, तो जिस चीज को आप एंजॉय कर रहे हो उसके लिए एडजेक्टिव क्या होनी चाहिए, एंजॉयबल। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 15 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। ये मैंने कल वाले वीडियो में भी या परसों वाले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि गुड के बाद हम 2 प्रीपोजिशन यूज करते हैं, गुड एट भी यूज करते हैं और गुड इन भी यूज करते हैं। गुड एट समथिंग मैंने बताया था, किसी चीज़ पर आप किसी चीज़ में, जैसे किसी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, इन सब में अगर अच्छे हैं तब एट यूज करेंगे। और कोई लैंग्वेज यूज कर देते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश संस्कृत ये सब करते हैं, तो लैंग्वेज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। या वर्ब की एनजी फॉर्म, वर्ब की एनजी फॉर्म छोड़ो, यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ भी लगेगी, वर्ब की एनजी फॉर्म भी यहीं लगती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है और कल भी शायद मैथमेटिक्स वाला ही क्वेश्चन था, तो हमें क्या लगाना चाहिए यहाँ पर, गुड एट मैथमेटिक्स, होगा कि नहीं, तो एट लगाओ, कहाँ पर है, ये दिया हुआ है एट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर गुड आ गया, लेकिन अब की बार कुछ और चीज है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन है द फूड इज डैश गुड, फूड इज डैश गुड, ये भोजन जो है वो डैश गुड है। कैसा गुड है बताइए, कॉशसली गुड है, सावधानी पूर्वक, तो कॉशसली गुड ये एडवर्ब चाहिए नहीं हमको। एक्सट्रीमली गुड ये हो सकता है हद से ज्यादा। एनुअली गुड वार्षिक रूप से नहीं। बोल्डली गुड, भाई देखो फूड बोल्डली कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये सिर्फ फिजूल के थे। एक्सट्रीमली गुड का मतलब क्या हुआ, हद से ज्यादा, जो भोजन है वो हद से ज्यादा अच्छा, टू गुड कह सकते हो, ठीक, जितना विश्वास नहीं हो रहा उतना अच्छा है खाना, तो एक्सट्रीमली गुड, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ 17 में। 17 में ही इज एफ्रेड डैश स्नैक्स, फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है, एफ्रेड के बाद हर हाल में ऑफ ही लगता है, ठीक है ना, एफ्रेड ऑफ, तो क्या लगाएंगे आप, ये एफ्रेड ऑफ, दूसरा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। द पुलिस लुक डैश द मैटर, पुलिस इस मैटर को डैश करेगी। तो पहले देखो आप, हम आपको लुक के साथ कुछ फिक्स कुछ प्रीपोजिशन, एक्चुअली ये फ्रेज है और मैंने फ्रेज का पीडीएफ आप लोगों को नहीं दिया है, इसको मत ढूंढिएगा, लुक नहीं मिलेगा, जो लिस्ट मैंने दी है उसमें लुक नहीं मिलने वाला है। कुछ वर्ड मैं आपको दे रहा हूं इंपॉर्टेंट वाले अच्छे वाले, बाकी आप लोग ढूंढ लीजिएगा। देखिए लुक के बाद एक आता है इनटू, ठीक है, एक आता है लुक के बाद फार, एक आता है लुक के बाद आफ्टर, कुछ लिखा दे रहा हूं, ठीक है, एक आता है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, एक होता है लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन, जितनी जगह थी उतना बता दे रहा हूं आपको। एक और ले लूं, एक लिख सकता हूं लुक अप। चलिए तो इसकी मीनिंग बताते हैं आपको। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, आप किसी मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो क्या करोगे, लुक इनटू दिस मैटर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, जैसे आप लोग एक अच्छी नौकरी की तलाश में तो यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, किसी की देखभाल करना, सेवा करना, कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब एक्सपेक्ट करना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन द पार्टी, तो एक्सपेक्ट करना होता है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, किसी को बुरी नज़र से या किसी को गिरी हुई नज़र से देखना।
लुकअप का मतलब होता है कंसल्ट, जैसे आप किसी वर्ड की मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं तो, या फिर आप ग्रो कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो ये मीनिंग होती है अलग अलग। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, मैटर। पुलिस से यहाँ लिखा हुआ है पुलिस लुक करेगी डैश मैटर को, तो पुलिस क्या करेगी, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी, तो क्या लगा दो, लुक इनटू लगा दो। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो लुक के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन आते हैं, किस सेंस में कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा ये आपको देखना पड़ेगा। ये फ्रेजल वर्ब का मैटर है। ठीक है, आप कहीं से भी सर्च करेंगे फ्रेजल वर्ब आपको ढेर सारी मिल जाएंगी, नहीं तो मैं ही आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा बाद में, पहले आप पढ़िए इसको। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से वही मैटर आ गया। वेस्ट लिखा है, एक वेस्ट ये लिखा है, एक वेस्ट ये लिखा है, एक वेस्ट ये लिखा है। पहले सबका मतलब बता दूं। ये वेस्ट का मतलब क्या होता है, WASTE। तो वेस्ट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, टाइम को किल करना। और ये वेस्ट जो होता है WEST, वेस्ट क्या होता है, दिशा होती है, पश्चिम के लिए यूज किया जाता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। और ये वेस्ट क्या होता है, कमर, हमारा जो शरीर पे मतलब छाती के नीचे का जो पोर्शन होता है, पैरों के ऊपर कमर, उसको कहते हैं वेस्ट। अब यहाँ पे देखो लो क्या होगा, सी टाइड द बेल्ट। अच्छा, बेल्ट का मैटर होगा तब तो ये होगा टाइटली अराउंड हर वेस्ट, ये वाला वेस्ट लगेगा, कमर के लिए लगेगा। बेल्ट लगा है तो बेल्ट से रिलेटेड तो ये वाला हो जाएगा ना। ठीक है, और ये वेस्ट होता नहीं है किसी काम का, ये वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला वर्ड है द सोल्जर्स डाइड डैश देयर कंट्री। फिर वही बात आ गई, जैसे हमने कहा था भगत सिंह देश के लिए जान दे दिए, तो यहाँ पे डाइड के साथ क्या लगाना होगा, देखो यहाँ डाइड के साथ लगाना होगा हमको फॉर। क्यों, एक नोबल पर्पज दिख रहा है। डाइड देयर कंट्री, देयर कंट्री बता रहा है कि वो मरे, क्यों मरे, पर्पज बता रहा है अपने देश के लिए मरे, तो पर्पज के लिए प्रीपोजिशन क्या यूज करते हो, फॉर यूज करते हो। ठीक है, क्या लगा, फॉर देयर कंट्री। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला लिखा है कि सी अधेर्ड स्ट्रिक्टली डैश द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के लिए लगा, जो वर्ब जिसके लिए हमें वर्ब लगानी है वो वर्ड कौन सा है, अधेर, ADHERE। अधेर का मतलब क्या होता है, फॉलो करना। ठीक है ना, क्या करना, बहुत स्ट्रिक्टली किसी रूल को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। अधेर के साथ कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, देखो कुछ वर्ड मैं आपको बताऊं स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए। एक वर्ड आता है अबाइड, हम किसी चीज को, किसी रूल को, रेगुलेशन को, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो अबाइड लगता है। एक वर्ड लगता है कंप्लाई, ठीक है ना। एक वर्ड आता है ओबे, एक वर्ड आता है फॉलो, फॉलो तो गलत लिख दिया, FOLLOW। और एक वर्ड यही जो लिखा हुआ है अधेर, ADHERE। ये सब वर्ड हैं, साइनोनिम समझ लो सबको, किसी रूल को, रेगुलेशंस को फॉलो करना, कैरी आउट करना। इनके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, अब ये समझिए आप। ठीक है ना, अबाइड के साथ क्या लगता है, बाय लगता है। ठीक है ना, वी विल अबाइड बाय दिस रूल। कंप्लाई के साथ क्या लगता है, विद लगता है, फिक्स है। ठीक है, ओबे और फॉलो के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, ये अगर आ जाए तो इनके साथ प्रीपोजिशन मत लगाइएगा। अधेर के साथ क्या लगता है, टू लगता है। ठीक, तो अधेर के साथ स्ट्रिक्टली कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए, अधेर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। तो टू का ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है। क्लियर हो गया, चलिए आगे नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन में से 22 पर पहुंच चुके हैं। यह लिखा है कि द वॉलंटियर, वॉलंटियर्स कौन होता है, स्वयंसेवक, विल डैश द नेबरहुड टू गैदर सपोर्ट फॉर न्यू पॉलिसी। ठीक है ना, जो वॉलंटियर्स हैं, जो स्वयंसेवक हैं, पड़ोस में क्या करेंगे, संपर्क करेंगे, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे जो नई पॉलिसी है उसके सपोर्ट में आने के लिए। तो उनको क्या करेंगे, जैसे चुनाव में जब लोग चुनाव प्रचार करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको ये वाला कैनवस कहते हैं कि ये वाला कैनवस कहते हैं। कैनोपी तो जानते हो, कैनोपी क्या होती है, ऐसे छतरी टाइप की होती है ना, ऐसे छतरी होती है, छाता, कैनोपी देखा होगा तुम सब, तमाम सड़क के किनारे लगाए बैठे रहते हैं। और कैनबिस क्या होता है, कैनबिस एक पेड़ है, क्या है, एक प्लांट है। किस चीज का प्लांट है बताऊं आपको, गांजा, गांजा सुना है, गांजा, भांग। ठीक है, तो गांजा और भांग का पौधा होता है, उसको कैनबिस कहते हैं, समझ गए होगे। ठीक है, चलिए
तो ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अब यहाँ पे दो लिखा है, एक कैनवस ये लिखा हुआ है, एक कैनवस ये लिखा हुआ है। तो जो ऊपर वाला कैनवस लिखा हुआ है ये होता है कपड़ा, पेंटिंग का कपड़ा। क्या होता है? पेंटिंग, जिस पर पेंटिंग करते हैं कैनवस, वो कैनवस का कपड़ा मोटा मोटा कपड़ा होता है, देखा होगा जिससे चित्रकार लोग पेंटिंग किया करते हैं, वो होता है। और कन्वे जो कन्वेस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है चुनाव के समय में जो लोग घर घर घूम करके अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं, उसको कन्वेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये कैनवेस लगेगा। तो वॉलंटियर्स घर घर जा रहे हैं, पड़ोस में जा रहे हैं न्यू पॉलिसी के लिए, लोगों से सपोर्ट मांगने के लिए, तो इसमें सी वाला कैनवेस। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला है क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने कहा आई प्रेफर टी डैश कॉफी। तो मैंने आप लोगों को परसों वाले वीडियो में एक बात बताई थी, प्रेफर और प्रेफरेबल दो वर्ड हैं। प्रेफर और प्रेफरेबल ये दो वर्ड हैं जिनके साथ मैंने कहा था कि इनके पहले मोर मोस्ट नहीं लगेगा। दूसरी बात, इनके साथ दैन भी कभी नहीं लगेगा। इनके साथ दैन नहीं क्या लगता है? टू लगता है। और इनके पहले मोर मोस्ट नहीं लगता है। तो जब ये प्रेफर लगा है तो प्रेफर के साथ क्या लगना चाहिए था? टू लगना चाहिए था, फिक्स ही है तो टू लगेगा प्रेफर प्रेफरेबल के साथ में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाउस इज डैश द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। जो घर है वो कहाँ है? बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में है। बैंक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट 1 और पोस्ट ऑफिस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट 2। दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई है तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे? दो चीजों के बीच में, ये बैंक हो गया, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ये क्या हो गया? घर हो गया। तो क्या यूज करेंगे ऐसे में बताइए? दो के बीच में तो हम लोग बिटवीन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? दो के बीच में क्या यूज करते हैं? बिटवीन यूज करते हैं। तो यहां लगना चाहिए बिटवीन। जो घर है किसके? बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में है, तो इसमें तो ये वाला ऑप्शन हो गया। अब आगे आ जाते हैं अगले वाले में। इन्होंने कहा कि सी इज मैरिड डैश बिजनेसमैन। कल वाले वीडियो में भी आया था। मैरिड का दो बार मैं बता चुका हूं कि मैरिड के साथ दो चीजें लगती हैं। जनरली अगर पैसिव वॉइस में होता है तो मैरिड के साथ जनरली क्या यूज किया जाता है? टू यूज किया जाता है। और बहुत फॉर्मल में विद लगता है, लेकिन हालांकि आजकल विद का यूज कम चलता है, टू ही सबसे ज्यादा लगता है। तो मैरिड के यहाँ विद दिया है इन्होंने, लेकिन विद मत लगाइएगा, क्या लगाइए? टू लगाइएगा। सी इज मैरिड टू अ बिजनेसमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, डैश वाज वियरिंग अ ब्लैक कोट, जो कि काला कोट पहन रखे था। वाज वियरिंग क्या है? वाज वियरिंग है वर्ब। अगर ये वर्ब है तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और एंटीसीडेंट क्या है इसका? मैन। मैन क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन है तो ह्यूमन के लिए दो ही चीज लगती है। ह्यूमन के लिए क्या लग सकता है? हु और हुम लग सकता है। दो। अच्छा, हुम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और हु क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है हम ऑब्जेक्ट तो लगाएंगे नहीं, हमें सब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? हु वाज बियरिंग। तो कौन सा लगेगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्लीज स्विच डैश द लाइट। देखो, स्विच के बाद दो ही प्रीपोजिशन लगते हैं। कोई चीज जलाने या बुझाने के लिए दो ही प्रीपोजिशन लगते हैं, या तो स्विच ऑन जलाने के लिए और स्विच ऑफ बुझाने के लिए। तो यहाँ पे मिल क्या क्या रहा है पहले तो ये देख लो। स्विच डाउन होता नहीं, स्विच अप होता नहीं, स्विच ओवर होता नहीं, एक बचा हुआ है क्या करेंगे? स्विच ऑन होता तो सोचते। ठीक है ना? लाइट जल रही है, बुझाने के लिए कहा इन्होंने, तो प्लीज स्विच ऑफ द लाइट हो गया। ठीक है, ऑन था ही नहीं ऑप्शन में। अगला आता है क्वेश्चन, द विटनेस वाज रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट मतलब क्या होता है? हेजिटेशन फील करना। रिलैक्टेंट होता है, क्या होता है? टू फील हेजिटेशन। जो विटनेस था, जो गवाह था, उसको हेजिटेशन फील हो रहा था, हिचकिचाहट हो रही थी। टू पार्ट डैश वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? तो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन। तो रिवील करना या डिस्क्लोज करना, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, पार्ट ओवर। पार्ट ओवर का मतलब होता है टू टेल समथिंग, टू स्टेट, कहना, बताना, रिवील करना। ठीक है ना? किसी को सच्चाई बताना, इसको कहते हैं पार्ट ओवर। तो क्या लगाओगे?
पार्ट नहीं, तो फिर पार्ट ओवर नहीं, तब फिर क्या करोगे, तब पार्ट विद लगाओ। ओवर तो दिया ही नहीं है, पार्ट ओवर लगना चाहिए था, दिया ही नहीं है, तब क्या होगा, पार्ट विद लगाओ आप। फिर पार्ट बाय, पार्ट ऑफ, पार्ट फ्रॉम होगा ही नहीं। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेट होना किसी से। क्या होता है, किसी से सेपरेट होना, तो ये तो लग ही नहीं सकता है ना, कुछ बताने के लिए लग रहा है, तो बताने के लिए आप एक ही ऑप्शन लगाइए, पार्ट विद लगाइए। पार्ट ओवर दिया होता तो वो लगता, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन में चलेंगे। अब यहाँ पे आ गया द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स क्या हो गए, अधिकारी हो गए। कनाइव्ड, कनाइव्ड द इलीगल एक्टिविटीज। अब मान लो कुछ अधिकारी हैं जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं, कनाइव्ड का मतलब होता है उस काम में शामिल हैं, ये इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हैं। तो कनाइव्ड के साथ देखो दो वर्ब यूज की जाती हैं, CONNIVE वर्ब मैंने बोल दिया, सॉरी, दो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं कनाइव्ड के साथ में। एक प्रीपोजिशन होता है विद और एक प्रीपोजिशन होता है एट, ठीक है ना, दो प्रीपोजिशन लिखता है। विद किस लिए लगेगा, अगर कोई पर्सन होता, विद अ पर्सन, अगर कोई पर्सन हो तो क्या लगा देंगे, विद। अगर कोई एक्टिविटी हो, कोई क्राइम हो, जिसको कह सकते हो क्राइम, किसी क्राइम में कोई लिप्त है, कुछ कोई शामिल है, कनाइव्ड मतलब होता है उसमें शामिल होना। तो अगर किसी क्राइम में कोई शामिल होता है तब क्या यूज करते हैं, एट, नहीं तो विद लगाते हैं। तो ऑप्शन हमको क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहा है ऑप्शन। यहाँ पे इत्तेफाक देखो, कभी एक भी नहीं मिलता, कभी दो दो मिलते हैं, एट और विद दोनों मिल रहा है। फिलहाल अगर कोई पर्सन होता, विद लगता तो यहाँ कोई पर्सन आना चाहिए था ना, तो पर्सन तो है नहीं, पर्सन नहीं है तो विद को हटाओ, ये लगते नहीं कनाइव्ड के साथ में, फिर क्या लगाओगे, एट लगाओगे। नेक्स्ट है, तो ये आज का आखिरी डिस्कशन है, आखिरी क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन मैंने बोला था, 30 क्वेश्चन के सेट लेकर के हम लोग चलेंगे, तो ये 30 क्वेश्चन का हो गया। इसके बाद फिर हम 30 क्वेश्चन का करेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सी हैज ग्रेट अफेक्शन, ठीक है ना, डैश हर ब्रदर। तो अफेक्शन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, अफेक्शन फॉर, लाइकिंग, अफेक्शन, एम्बिशन, इन सब के साथ फॉर ही लगता है। आपको फिक्स प्रीपोजिशन वाली लिस्ट में मिल जाएंगे। ये क्या होगा, अफेक्शन फॉर लगेगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, तो आप लोगों को वो लिस्ट कहो तो मैं दिखा दूं जिस लिस्ट की बात कर रहा था, देखते हैं, मतलब 1 मिनट का वेट करो, हो सकता है वो लिस्ट आपको यहीं पर मिल जाती है तो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, उस लिस्ट को मैं दिखा दूं जो मैं इस पे अपलोड किया हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या कैसी लिस्ट है और कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आ जाओ भाई, जल्दी करो। हाँ, आ गई। चलिए, फिक्स प्रीपोजिशन की ये लिस्ट है, अब देखिए, ये रहा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये लिस्ट दिखाई दे रही होगी। इसके साथ में देखो ऊपर सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अवर्जन के साथ देखो टू लगा हुआ है, अबाइड के साथ बाई लगा है, एब्सेंट के साथ फ्रॉम लगा, एब्जॉर्ब के साथ इन लगा, एक्सेस के साथ टू लगा। ये देखो अभी क्वेश्चन था अफेक्शन, अफेक्शन के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, एकदम से फिक्स होता है, ठीक है। और एंग्रोश इसमें था नहीं। ऐसे ही देखो ये प्रिफर और प्रेफरेबल दिया ना, प्रिफर और प्रेफरेबल के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं इसमें, ठीक, मतलब नीचे बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसा नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये दूसरा वाला देख लो, दूसरे वाले में भी देखो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आ जाएगी आप लोगों के एग्जाम में। इसी में से ज्यादातर से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी इसको पढ़ के देख लीजिएगा आप लोग डाउनलोड करके। मैं खाली इसको आप लोगों को ये दिखा रहा हूं कि आप देख लीजिए कि यही वाली लिस्ट है जो मैंने उस पर अपलोड की है, और यही है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। एक चीज और आपको बता दूं, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, नहीं तो कभी कभी हो सकता है आप लोगों को धोखा लगे, कहीं पर लिखा होगा STH लिखा हुआ है, जैसे लिखा ब्लेम, ब्लेम के बाद SV मतलब somebody होता है और STH मतलब समथिंग, ब्लेम somebody फॉर समथिंग। जैसे मैंने किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया था, आई ब्लेम्ड हिम फॉर स्टीलिंग समथिंग, ये क्या होगा, चार्ज somebody, और ये समथिंग, STH होगा तो समथिंग होगा और SB होगा तो somebody होगा।
क्लियर है? तो ये लिस्ट आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके पढ़ डालिए। इसमें और नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, जरूरी इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और इससे छोटा करूँ तो कुछ और आपको दिखेगा, लेकिन ठीक है, लिस्ट में आपको एक झलक दिखाना था, दिखा दिया मैंने आप लोगों को। चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पर क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। क्लियर? तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग मैसेज करके बताइएगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के लिए कल शाम को मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।